तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्लास 11th का चैप्टर है फिजिक्स का। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है। बच्चे इसके सारे सवाल क्वेश्चंस बनाकर आ जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपके पास वीडियो है ये जेई और नीट के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ठीक, और मैंने इसके लिए सारे के सारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना अटके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। तो ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये ग्रेविटेशन चैप्टर आप बोल सकते हो बिल्कुल रिलेट करता है या बिल्कुल सिमिलर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलेस यूज होते हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आपका हॉलो स्फीयर का हो गया, एक शीट का हो गया, तो जितने भी फॉर्मूलेस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हो, सिमिलर फॉर्मूलेस हम यूज करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक, तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ा है, इसके सारे फॉर्मूलेस आपको याद है, सारे कंसेप्ट्स याद हैं, तो ग्रेविटेशन पढ़ने में आपको कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब ये कोई नया चैप्टर नहीं है उन बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ छोटा सा पार्ट जैसे कैपलर्स के लॉ हैं, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटी सी पार्ट है इस चैप्टर की। बाकी मेन पार्ट कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। क्या बात समझ में आती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा उस वन शॉट वीडियो को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो मैं रिलेट करके समझाता हूँ आपको। जैसे हम बोलते थे कि अगर दो चार्ज रखें Q1 और Q2, तो आप कहते हो कि यहाँ पर ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, जिसको हम बोलते हैं कुलॉम्बिक फोर्स, कुलॉम्ब्स फोर्स, यही कहते हैं। क्या वैल्यू होती थी उसकी? अगर बीच में डिस्टेंस r है तो हम बोलते थे F K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही कहते थे। और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती थी, सेम लाइन के अंदर इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? यहीं पर जब मैं ग्रेविटेशन में बात करता हूँ, किसमें, ग्रेविटेशन में, तो मैं चार्जेस के बजाय बात करता हूँ मासेस में। किस में बात करता हूँ? मास। ठीक है, मतलब वहां पर अब ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, उस ऑब्जेक्ट का कोई मास है। क्या बात समझ में आ रही है? तो दो मासेस होते हैं ना, जो दो मासेस होते हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ऐसे, ये एफ से, ये एफ से। तो ये मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो ये दोनों मास है ना, ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है? और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने आपको कहा ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमेशा क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे दो प्लैनेट्स हो गए, वो भी एक मास के बने हुए हैं ना, दो प्लैनेट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर रहे थे चार्जेस की, ग्रेविटेशन में अपन बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की या फिर कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो आपस में अपने आप को फोर्स खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं सिमिलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या लिखता था? K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखता था। अगर मैं यही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूँ इन दोनों पे, तो लिख सकता हूँ मैं, K को मैं रिप्लेस कर देता हूँ G से। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Q1 और Q2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ M1 और M2 से। मास 1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस, मान लो इसके बीच में भी r डिस्टेंस ही है, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। जहाँ पर आपका जो G है ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या बात समझ में आ रही है? इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, ये किस में होता है? न्यूटन में। ये किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। ये होते हैं केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट होगी। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर आपने M1 M2 केजी में लिए, आर तो आप मीटर में लेते ही हो। यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पढ़ते की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है? ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स, योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो।
तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है। ठीक है। अब जो स्टूडेंट, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो मैंने करा क्या एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मैंने के को, जो कुलॉम्स लॉ के अंदर की जो के होता है उसको हमने रिप्लेस कर दिया जी से, कुलॉम्स कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, और जो चार्ज होते हैं मेरे उनको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, मास से। किससे रिप्लेस कर दिया, मास से। मतलब Q1 को M1 से, Q2 को M2 से। क्या बात समझ में आ रही है। तो हर जितने भी फॉर्मुलेस होंगे ना, ये तो मैंने इसका बस कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बताया है ना। जैसे सॉलिड स्फेयर में भी होता है, हॉलो स्फेयर होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसका कुछ मास होगा तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर। तो जितने भी आपके फोर्स के फॉर्मूले आए थे उसके अंदर आपको क्या करना है, बस के और क्यू को जी और एम से रिप्लेस कर देना है, और वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। क्या चीज़ समझ में आती है। और बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर क्या, कि ये दोनों फोर्सेस मैंने आपको बता ही दिया, अट्रैक्टिव फोर्स है भाई। कुलॉम्स लॉ में तो क्या होता है कि ना माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करते हैं और माइनस क्यू रिपेल करते हैं, तो वो तो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा वही चीज़ें हैं, एक तो सेम लाइन में एक्ट करती है ना, सेम लाइन में एक्ट करती है, इक्वल होती है और अपोजिट होती है। ठीक है, सेम लाइन, इक्वल और अपोजिट, जो कि कुलॉम्स लॉ में था बिल्कुल वैसे ही है। सेम लाइन, इक्वल, दोनों के दोनों एफ, और अपोजिट, ये इधर है ये इधर है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिलेट कर सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, के को जी से, क्यू को एम से। क्या बात समझ में आई। अब देखो, तो यहां पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, कौन सा वाला, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ फिगर बन रहा होगा, ये m1 है, आर डिस्टेंस पर m2 रखा है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे हम वहां पर के क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को क्या बोलते थे, कुलॉम्स लॉ, वैसे ही यहाँ पर जो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये भी याद रखना है। ठीक, अच्छा, उस चैप्टर के अंदर हम लोग एक और चीज़ की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। क्या लिखते थे उसका फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू, ये लिखते थे। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल वैसे एज इट इज के फॉर्मूले आते हैं हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले है वो ग्रेविटेशन में एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो एफ तो वही रहेगा जितनी भी फोर्स लग रही होगी, और क्यू की जगह क्या लिख देंगे अपन, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, एम, क्या लिख देंगे, एम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एम। अब ये चीज़ आपको जानी पहचानी सी लग रही है, आप बोल सकते हो सर एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ से देखा जाए तो ए जो एक्सेलरेशन है वो तो आ गया एफ बाय एम, ये आ गया। तो कुल मिला के ये एफ बाय एम और ये एफ बाय एम इक्वल है, मतलब एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, इक्वल है। तो एक्चुअली में आपने देखा क्या, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की आप बात कर रहे हो वो असल में क्या है, वो एक एक्सेलरेशन है। क्या है वो, एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आई। इसलिए तो हम बोलते हैं जो ग्रेविटी होती है ना, हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब जो 9.8 कुछ होती है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, तो वो वैल्यू क्या होती है, आप बोलते हो ग्रेविटी जो है क्या है, ये एक एक्सेलरेशन है। तो आपको जितनी फोर्स से वो आपको जो आपकी अर्थ है वो खींच रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है आपको पता ही है, एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है।
तो ये जो आई आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक एक्सेलरेशन है। क्या चीज़ समझ में आ गई? अब यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे, ये m1 और ये m2, बीच में डिस्टेंस r। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो फोर्स में लिख सकता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो मैं लिख सकता हूँ g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पर फोर्स 1 2 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना भाई। फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आपकी वो क्या होती है, F/m होती है। तो जब मैं फोर्स ऑन वन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन वन इज इक्वल्स टू F1 अपॉन m1। यही तो निकाल रहे हैं, तो F1 को क्या लिख सकते हो आप, m1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इंटू m1 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये m1 से m1 कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड एट m1 इज इक्वल्स टू जी m2 आर स्क्वायर, जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, ये इस पॉइंट पर जहाँ पर m1 है वो इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर रहा है। तो हम जानते भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बोलते थे ना कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा है, क्यू नॉट, तो हम बोलते थे कि आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आप कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही अगर कोई मास है यहाँ पर एम नॉट और इसके आर डिस्टेंस पर कोई यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू, जी तो मैंने कॉन्स्टेंट आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मान लेते हैं एक्स बोल देते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू जी, भाई के को जी से रिप्लेस कर दिया, क्यू को एम नॉट से रिप्लेस कर दिया और आर स्क्वायर तो वही है, तो जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो जैसे एफ का फॉर्मूला हमने चेंज करा वैसे ही ई का फॉर्मूला भी चेंज हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक मास एक कितनी दूरी पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगाती है ये आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो ऐसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड को जी से, किससे, जी से। अच्छा यहाँ पे जी है ना, 10 नहीं है ना, जी ये 10 नहीं है। जब भी 10 होगा ना वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है 10, अपन सरफेस पे रहते हैं, याद है ना, तो अपन सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पर अपन बोलते हैं कि ग्रेविटी 10 है। ठीक है, तो मैं सरफेस वाली ग्रेविटी को बोलूँगा जी एस, ताकि कंफ्यूज ना हो। वैसे अपन हर चैप्टर के अंदर सिर्फ जी यूज़ करते हैं, है ना, ग्रेविटी को बताने के लिए, बट इस चैप्टर के अंदर क्योंकि ग्रेविटी से अपन डील कर रहे हैं अंदर बाहर हर जगह, तो इसलिए मैं उसके लिए जी यूज़ कर रहा हूँ। और सरफेस वाली ग्रेविटी जिसको हम एक्चुअली में 10 कहते हैं उसको मैं जी एस से रिप्रेजेंट करूँगा। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, अब जैसे हम लोग बात करते थे ना सॉलिड स्फेयर्स की, है ना, हॉलो स्फेयर्स की, इन सब की बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी बात करेंगे ग्रेविटेशन में। तो जितने फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ हुए थे बस उसमें क्या रिप्लेस करना है आपको, के को जी से, क्यू को एम से। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, सॉलिड स्फीयर हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉलिड स्फीयर इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमको मेनली बात करनी है प्लैनेट्स के लिए, और प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स सॉलिड स्फीयर हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। किसकी बात करते हैं, हॉलो स्फीयर। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको याद हो तो हॉलो स्फीयर अगर मैंने ऐसे बनाया है ना, अब मैं सीधा मास मान लेता हूँ उसको m और इसकी रेडियस है r। ठीक है, इसकी रेडियस r है। तो अगर मैं g लिखना चाहूँ, ये g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ये g इक्वल्स टू 10 नहीं है, क्या है ये, ग्रेविटी सिर्फ। ठीक है, अच्छा g इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा जो g है, जो मेरा r रेडियस है, मान लो मैंने यहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ अंदर इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज 0। बात समझ में आती है? जब हम उसकी बात करते थे ना, जब हम किसकी बात करते थे, एक जैसे चार्ज आपके पास ये क्यू चार्ज का है यहाँ पर हॉलो स्फीयर, है ना, रेडियस आर का, तो अगर मैं आपको पूछूँ कि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप क्या कहोगे, 0 है। कितनी है, 0, क्योंकि अंदर इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। वैसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इज 0। वही सेम चीज़ है, कब से कब तक, जब आपका आर जो है, ये जो आर है वो छोटा है किससे, रेडियस से। क्या बात समझ में आई? और जैसे हम बोलते थे कि जैसे ही आप बाहर निकल जाओगे, मतलब आपका एक्स ये हो जाएगा, तो आप कहते थे ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय
आर स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बाहर किसी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर आपका आर यहाँ तक निकल गया, इधर बाहर आ गया यहाँ पर निकल कर, तो आप बोल सकते हो के कितना, के को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से, और क्यू, तो क्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, एम से, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये कब है, जब आर की वैल्यू या तो बराबर है या फिर बड़ी है किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है होलोस्फीयर का। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में? अब अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए कि ग्राफ बना दो इसका, तो कैसे बना सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ये रही, और आपका ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जो भी स्फीयर है वो ये रहा। तो हम कह सकते हैं जब आर जब तक नहीं हो जाएगा रेडियस, जब तक तो जीरो रहेगी वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे रहेगा, है ना, बिल्कुल जीरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो आर पे कितनी वैल्यू आती है, आर पे वैल्यू बोल सकते हो जी एम बाय आर स्क्वायर। भाई जब आर आपका आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा, मतलब सरफेस पर आ गए आप, तो सरफेस पे कितनी वैल्यू हो जाती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर कुछ वैल्यू हो जाएगी, कितनी, जी एम बाय आर स्क्वायर। उसके बाद ये किसके प्रोपोर्शनल है, फिर सीधा 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आपका r बढ़ेगा वैसे वैसे आपका g घटेगा। तो आप कह सकते हो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ हो गया किसका, हॉलो स्फीयर का। इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, जो कि जैसे हमारी अर्थ के साथ हम रिलेट कर सकते हैं इसको, है ना, हमारी अर्थ भी क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, तो जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डील करूँ आपके साथ, तो हम बोलते थे जैसे अगर ये सॉलिड स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली इसके अंदर चार्ज क्यू भरा हुआ है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो हम ये कहते थे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो इनसाइड द सरफेस, इनसाइड में मुझे निकालनी हो, मतलब आपका जो आर है वो यहाँ तक ही है, तो मैं बोलता था रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कब होती है, जब आपका जो आर है वो आर से छोटा होता है, ठीक है, इसकी रेडियस से। और जैसे ही बाहर निकल जाते हैं हम, जैसे आपका आर इतना बड़ा हो गया कि वो आर से, कैपिटल आर से जो सॉलिड स्फीयर का रेडियस है उससे एक्सीड कर गया, तो हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो जाता है, ये कब है, जब आर इज ग्रेटर देन आर हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब सिर्फ इन चीज़ों को, ये जो आपकी इक्वेशंस लिखी है ये वाली, इसको किससे रिप्लेस करना है, इस ई को रिप्लेस करना है मुझे जी से, और यहाँ पर सब कुछ रिप्लेस करना है। देखो, अगर मैं आर इज लेस देन आर की बात करता हूँ, मतलब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, आपका जो आर है वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसका मास m मान लो, इसकी रेडियस r मान लो, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, रो इन टू आर, जितना भी आर पे जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, रो क्या है आपकी चार्ज डेंसिटी। रो क्या होती है, चार्ज डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मास डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। जो सिंपल डेंसिटी होती है ना, क्योंकि अपन जब मास और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, सिंपल डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी है आपकी, क्या ये डेंसिटी। तो हम डेंसिटी को लिख सकते हैं कैसे, डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे इट इज है। रो को क्या लिखोगे आप, डेंसिटी है ना, ये मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अच्छा, देखो यहाँ से ये 3 से ये 3 कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई क्या, रो इंटू एम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको हम के की तरह लिखते हैं, और के को क्या लिख सकते हैं, जी। तो आप लिख दो जी इंटू एम इंटू आर अपॉन आर क्यूब। क्या बात समझ में आई? तो ये कंडीशन कब है, जब आर इज लेस देन आर है। क्या हमें बात समझ में आ रही है? कब है ये, जब आपकी जो आर है, मतलब इनसाइड द सरफेस हो, आप इनसाइड द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, जब अंदर बात कर रहे हैं। और जब बाहर बात करेंगे तब क्या होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो हम जैसे यहाँ पर बोलते थे क्या,
के क्यू स्क्वायर बाय आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, तो के की जगह जी, क्यू की जगह एम और आर की जगह तो है ही। तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में? ये कब है? जब आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब ऐसा यहाँ पर आओगे, सॉलिड स्फेयर है पूरा, है ना, मास एम और रेडियस आर का। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्फेयर के केस के अंदर, सॉलिड स्फेयर के केस के अंदर हम ये बोल सकते हैं जो जी होता है आपका वो दो वैल्यूज रखता है। कौन सी? एक तो जब आपका जी जो आपका आर है वो छोटा होगा कैपिटल आर से, मतलब रेडियस ऑफ द आपके प्लैनेट या जो भी मास है, तो कितना आएगा वैल्यू ग्रेविटी की? जी एम आर अपॉन आर क्यूब। कितनी आएगी? जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये कब है? जब आर इज लेस देन आर। ये आर है आपका और ये मास है इस बॉडी का। अच्छा, जब बाहर निकल जाएंगे, जब कितनी है? जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, ये कब है? जब आपका आर इज ग्रेटर देन आर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब देखो, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? अर्थ की। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ भी क्या एक सॉलिड स्फेयर है। अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सरफेस पे, मतलब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो जहाँ पर हम रहते हैं, तो मुझे कहाँ निकालनी पड़ेगी? सरफेस पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सरफेस पे रहते हैं। सरफेस का मतलब क्या है? आर इज इक्वल्स टू आर। यही तो सरफेस है। मैं आपका ये वाला आर और ये कैपिटल आर क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस कितना आएगा? सरफेस कितना आएगा? वो जी एम बाय कितना आ जाएगा? ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है इस बार? कैपिटल का आर का होल स्क्वायर है। और अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पर जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज होती है ना, अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जो आपकी अर्थ का मास होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और जो आपकी अर्थ की रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसका होल स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना तो आपको मिलती है अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो एक्सेलरेशन की तरह ही तो है, हमने अभी एक्सप्लेन करा था इस चीज़ को। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो जी आया ना, जी एस, ये इस फॉर्मूले से निकल कर आया है। ऐसे जो हम यूज़ करते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, अपने जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं हर जगह, वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे निकली थी, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्थ के लिए मैंने स्पेसिफिक वैल्यूज रख दी। और अगर अपन किसी और प्लेनेट की बात करें तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस प्लेनेट का मास, उस प्लेनेट का रेडियस और उस प्लेनेट की आप ग्रेविटेशन फील्ड, आपके जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो तो कांस्टेंट ही है, तो सेम ही हर चीज़ है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हो सकती है। अब देखो, अब ये तो क्या निकाला मैंने कि अगर आप ये कहते हो कि अर्थ है ऐसे, है ना, अपन अर्थ की बात कर रहे होंगे मैक्सिमम, तो अर्थ है ऐसे, ठीक। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये अर्थ जो है इसका मास m है और उसका रेडियस r है, मान लो ऐसा, ठीक। अब आपको क्या बोला जाता है हमेशा, हर क्वेश्चन में अपन रियलिटी में बात करें तो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि भाई जो आपका सरफेस है उससे ऊपर h हाइट पर मुझे कुछ निकाल कर दो। यही तो बात करते हैं हमेशा, h हाइट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है ये निकाल के दो, या डेप्थ सरफेस के नीचे कितने पॉइंट पर कितनी है वो निकाल कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक्चुअली हमने रेफरेंस क्या ले लिया? आपने रेफरेंस ले लिया सरफेस। क्या ले लिया? रेफरेंस सरफेस ले लिया। बट एक्चुअली में जो आपने अब जो फॉर्मूला आपने निकाला है ना वो कौन सा है? जी एम बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब है जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला है ना ये कहाँ से है? सेंटर ऑफ द अर्थ से। बट मैं चाहता हूँ कि सरफेस से निकल जाए तो टेंशन ही खत्म, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन हमेशा सरफेस से पूछे जाते हैं, सरफेस से ऊपर कितना या सरफेस से नीचे कितना। तो मैं रेफरेंस इसको मानना चाहता हूँ। क्या मैं बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अगर इसको रेफरेंस अपन मानना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, हाइट का मतलब क्या है? आप ऊपर जा रहे हो, मतलब आसमान में, है ना, आप यहाँ पर जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जी एम बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए। अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पर अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये सेंटर है, यहाँ पे मैं हाइट h पे गया, इस हाइट पे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर P पॉइंट पर मुझे निकालना तो मैं क्या बोलूँगा? ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम बोलोगे आप, जी एम अपॉन ये टोटल डिस्टेंस r मान लो, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, यही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा,
इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ आर प्लस एच, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना एट पॉइंट पी। अच्छा, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी कितनी आ गई आपके पास, जी एम अपॉन आर का की वैल्यू क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से जी पी इज टू जी एम, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि आर को बाहर निकाल लेता हूँ, आर इंटू वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्या कुछ अलग लिखा क्या, बस मैंने क्या करा, आर को बाहर निकाल लिया इस फॉर्मूले से, तो आर बाहर आ गया, अंदर बच गया वन प्लस एच अपॉन आर, ताकि वापस ही यही बन जाए, और होल स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ ही था। मैं क्या सकता हूँ यहाँ से आगे आपके पास वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आई आपके पास, जी पी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आई। अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या है, यही आपकी ग्रेविटी एट सरफेस, यही तो होती। ग्रेविटी एट सरफेस कितनी होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 या जिसे 10 हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जी एस होगी, तो आपका जी जो पी आया, जी पी इज इक्वल्स टू जी एस मतलब जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है इंटू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जी पी मतलब जी पी इज इक्वल्स टू जी इंटू वन प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। तो ये आपकी कंडीशन आ गई, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, जब आपकी अर्थ की सरफेस से आपको हेड एच हाइट ऊपर, मतलब आपको बोला जाए कि आप जहाँ पर खड़े हो आप सरफेस पे हो, सरफेस से एच हाइट ऊपर, जैसे मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, है ना, कोई 20-50 हज़ार की फीट पर उड़ रहा है, तो वहाँ पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी आपको वो निकालनी है। तो आप क्या करोगे, एच को क्या फुट कर दोगे, जितनी भी आपको वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर अब बीच में सेंटर से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, रेफरेंस अपन ने ये वाला ले लिया, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको गिवन हो कि जो आपका एच है, यहाँ पर जो एच है आपका वो बहुत छोटा है रेडियस ऑफ द अर्थ से, भाई रेडियस ऑफ द अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, कितनी बड़ी अर्थ है तो उसका रेडियस तो बहुत ज़्यादा है 6400 किलोमीटर से, बट एच क्या अपन इतना ज़्यादा लेते हैं क्या कभी, एरोप्लेन भी कितने पे उड़ता है, एरोप्लेन भी आप मान लो 40,000 फीट पर भी उड़ता होगा, इतने पर उड़ता होगा, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास कुछ, तो इतने पे उड़ता है, तो 10 किलोमीटर कहाँ, 6400 किलोमीटर कहाँ, तो आप मान सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, जी इंटू वन प्लस -2 इंटू एच अपॉन आर। क्या लिख सकता हूँ मैं, जी एस, ये एस है यहाँ पर है ना, ग्रेविटी एट सरफेस इंटू वन -2 एच अपॉन आर। तो ये कैसे लिख दिया मैंने, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे आपके पास कोई जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, कब, जब आपका जो x है वो बहुत छोटा हो, किससे, 1 से। अब यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका इस तरह से तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है की पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पर x क्या है आपका h अपॉन आर और n क्या है आपका -2, ऐसे तो लिखा हुआ है। h अपॉन आर, क्या ये कंडीशन ट्रू कर रहा है, क्या आपका जो x है जो कि यहाँ पर h अपॉन आर है अपने केस में, क्या ये कंडीशन ट्रू कर रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि h अपन ने बहुत कम मानना है। आप ऐसे मानो आपका जो h है वो 10 है और आपका जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो कितनी होती है, तो 6400 होती है, तो बहुत छोटा हो गया ना 1 से। तो उस केस के अंदर आप अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हो, कौन सा वाला, g इज इक्वल्स टू जी एट पी पॉइंट इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1 - 2h अपॉन आर। तो आप ऐसी भारी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, ठीक है। बट अगर अप्रॉक्सीमेटली दी होती है, जैसे अगर h की वैल्यू आपको r/2 ही दे दी, कितनी दे दी, r/2 ही दे दी, तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, आपको इसी फॉर्मूले से आंसर निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी किसकी, अबव द सरफेस की, कुछ हाइट पर। क्या बात समझ में आई। अब इनसाइड द अर्थ की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, इनसाइड अर्थ। अगर आप अपनी जो सरफेस है उससे नीचे जाओ तो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ क्या होगा, तो आपने क्या कर रहे हो, ये आपकी सरफेस है, अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पर आप अंदर चले गए डी मीटर, ठीक है, और आपका जो रेडियस है वो कितना है, वो तो आर है, अभी भी अर्थ का रेडियस आर ई, ठीक है, और एम ई इसका मास है। आप सरफेस से, मैं सरफेस से गिन रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसे ना, मैं सरफेस से डी अंदर चला गया,
यही मैंने किया है। मुझे निकालना है यहाँ पर पी पॉइंट है जो डी पॉइंट नीचे है, इस पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, ये कितना होगा। तो सोच के देखो, अगर मुझे पता होता कि ये आर है ना, मतलब सेंटर से मैं आर डिस्टेंस पे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है ना, तो सेंटर से मैं आर रेडियस पर, आर डिस्टेंस पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो कितने लिखता हूँ मैं, जी इंटू एम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। क्या ऐसे लिखते हैं? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या, आर है भाई, ये वाली लेंथ आर और ये वाली लेंथ डी, तो आर प्लस डी इज इक्वल्स टू आर हो गया। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या आई, आर माइनस डी आ गई। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से इसको क्या लिखोगे आप, जी एम बाय आर स्क्वायर इन टू आर अपॉन कैपिटल आर। ये इसको सेपरेट क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये किसकी वैल्यू होती है, जी एस की वैल्यू होती। यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी जी एस इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर माइनस डी अपॉन आर। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो मेरे पास जो जी एट पी आया वो कितना आया, जी एस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो इनसाइड द सरफेस, मतलब जब आप अंदर जाते हो डी मीटर कुछ, तो आप क्या लिखते हो, इस पॉइंट पी पर जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कितनी होती है, जी एस जो कि 10 होती है, 1 माइनस डी अपॉन आर। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये जो वैल्यू अपन ने निकाली ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई थी इस वाले केस के अंदर, ये इतनी आई थी जो कि पावर में थी, फिर अपने उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा था अप्रॉक्सीमेशन कर है ना। बट यहाँ पर जो वैल्यू आई है इनसाइड द सरफेस वाली बात, वो क्या है, वो तो बिल्कुल ही अच्छी वैल्यू निकल कर आई है ना, बिल्कुल कोई इसमें पावर वावर में कुछ भी नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। क्या मैं बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस हम निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज़ और बोल सकते हैं यहाँ से, अगर सॉलिड स्फीयर की अपन बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो हम क्या बोलते थे कि ऐसा कुछ है आपके पास, तो आप यहाँ से अगर डायग्राम बनाना चाहो, इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो ना, सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसे, ये आपका रेडियस आर है, ये आपका जी है, तो हम बोल सकते हैं जब जब आपका जो रेडियस है कम है अगर आर से, मतलब अगर ये आर से या आर से कम है, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब आपकी ग्रेविटी कैसे बढ़ रही होगी, ऐसे बढ़ रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये 1/r² मतलब घट रही होगी, तो हम कह सकते हैं ये ऐसे घट रही होगी, ठीक है, ये ऐसे घट रही होगी। और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये होगी सरफेस पे वैल्यू है ना आर पे, तो कितनी होती है, जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होती। अच्छा, अब अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ अगर आप अपनी सरफेस, अर्थ की सरफेस से आप ऊपर गए, हाइट ऊपर, और एक डिस्टेंस नीचे गए, तो दोनों केसेस में क्या होगा, ग्रेविटी जो आपकी ग्रेविटेशनल की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, दोनों केस में इंक्रीज होगी, दोनों केस में डिक्रीज होगी, या एक में इंक्रीज या एक में डिक्रीज। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ सरफेस पे, तो कहाँ पर खड़ा हूँ, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर मैं इधर जाता हूँ तो क्या हो रही है, वो कम हो रही है ऑब्वियसली, और मैं इधर भी जाता हूँ तो भी क्या हो रही है, कम ही हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो आपकी ग्रेविटी होती है वो कहाँ पे होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अंदर भी कम है और बाहर भी कम है। क्या चीज़ समझ में आई? तो ये बातें हो सकती है, तो ऐसा आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई किसके बारे में, अर्थ के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अच्छा, अब देखो जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो मैं बोलता था Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, तो क्या होती थी एनर्जी, वो होती थी K Q1 Q2 अपॉन R, मान लो R डिस्टेंस पर है, दोनों यही होती थी। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर क्या है, M1 है और M2 है और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो आप क्या लिखोगे, आपकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखते हैं उसको, माइनस ऑफ जी, क्योंकि आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, के को जी से रिप्लेस और Q1 Q2 को M1 M2 से रिप्लेस, माइनस जी M1 M2 अपॉन R। क्या बात समझ में आई? तो वैसे ही लगा दिया, बट आपने यहाँ पर क्या लगाया, ये नेगेटिव लगाया, ये खुद से आपने लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। सोच के देखो, अगर ये इसमें से Q1 Q2 ये होता पॉजिटिव, ये होता नेगेटिव, तो क्या इसकी वैल्यू, इस U की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती?
ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव आती। तो एक्चुअली पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कर क्या रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ही तो हो रहा है। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव निकल कर आती है। इसमें भी ऐसा रहती है, पॉजिटिव Q1 इंटू माइनस Q2 माइनस आ जाता। तो यहाँ पर भी माइनस आप खुद से लगा दो, क्योंकि मास 1 M1 और M2 की वैल्यू तो क्या हो सकती है, वो तो नेगेटिव वाली हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अपने आप तो आएगी नहीं वैल्यू के अंदर, उसके क्वेश्चन के अंदर आपको खुद से लगानी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। क्या, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ G M1 M2 अपॉन R। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। किस पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। ये क्या है, मतलब एक ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो एक कोई मास m यहाँ पर है और एक छोटा सा मास इधर है। मैं इसको बोलता हूँ बड़ा m, इसको मैं बोलता हूँ छोटा m। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये इसका सेंटर से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये इसके सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके चक्कर लगा रहा है इसके अराउंड। ठीक है, r इसकी रेडियस है सर्कुलर मोशन की। तो आपको ये निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब जिस वेलोसिटी से इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। ये क्या है, इसका ऑर्बिट है ना, ये वाला, ये इसका ऑर्बिट है। इस m का क्या है, ये ऑर्बिट है जिसमें ये मास m, छोटा m सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे उसको? अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर मैं इस फोर्स पे बैलेंस करूँ इस वाले ऑब्जेक्ट पे, तो इसका एफबीडी बना सकता हूँ। देखो ये स्मॉल m का मैंने एफबीडी बनाया। मान लो ये प्लैनेट्स है ना, मान लो ये अर्थ है और ये आपका मून है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो देखो ये आपका मास हो गया m, छोटा वाला m, इस पर मैं एफबीडी बना रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। कितनी लगती है वो, mv²/r, ये लगती है। मान लो ये वेलोसिटी v0 से जा रहा है, तो ये v0² r हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v0 है। और एक फोर्स कौन सी लगेगी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किधर लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो क्या कितनी लगेगी वो, Gm1 या कैपिटल M लिखा मैंने अपॉन r², यही होगी। अब इसको सर्कुलर मोशन करना है, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, G कैपिटल M अपॉन r² इस इक्वल्स टू mv0 का स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से एक r से एक r कट जाएगा, ये छोटे m से बड़ा m कट जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी v0 इस इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, Gm अपॉन r। क्या बात समझ में आई? तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो v0 है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है ये, इस छोटे वाले मास की वेलोसिटी जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये जो वेलोसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, जिसके अराउंड चक्कर लगा रहा है उस पर डिपेंड करती है, खुद के मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? खुद के मास पे वो डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ जो जिसके अराउंड चक्कर वो लगा रही है, बड़ा m, इसके अराउंड चक्कर लगा रही थी तो बड़े m पे इस पे डिपेंड करती है। अब आपको ऐसा बोला जा सकता है, यहाँ पर क्या लिया अपन ने, ये r लिया। अब अर्थ मान लो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ यहाँ पर और h हाइट ऊपर है, कोई सैटेलाइट मान लो जो कि चक्कर लगा रही है। तो आप क्या लिख दोगे, r को आप लिख दोगे, ये रेडियस, अर्थ का रेडियस r प्लस h, r प्लस h क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, r को क्या रिप्लेस करना है, Gm अपॉन r प्लस h। तो ऐसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको गिवन हो वैसे आप देख सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसने पूरा चक्कर काट लिया, पूरा एक सर्कल काट लिया, तो कितना टाइम लगा उसको। तो आप क्या कहोगे, भाई कितना चला होगा ये, 2πr चला होगा। कितना चला होगा, 2πr, इतना ही चला होगा। कितने टाइम में, ये निकालना है। तो 2πr बाय वेलोसिटी, जो स्पीड है इसकी, स्पीड कितनी आई थी, Gm अपॉन r आई थी। कितनी आई थी, Gm अपॉन r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Gm अपॉन r, ये क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, एक पूरे रेवोल्यूशन का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो t इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखना चाहूँ तो 2πr, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Gm, रूट r को मैंने ऊपर भेज दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो t को मैं लिख सकता हूँ 2π इंटू r, अंदर भेज देता हूँ मैं, चलो है ना, r एक अंदर भेज दिया, इस r को भी अंदर भेज दिया तो r² होके अंदर जाएगा, ऐसे ही जाएगा, तो r³ हो गया अंदर। बात समझ में आई? या ऐसे करो, छोड़ो उसको भी, आप ऐसे करो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो हम लिख सकते हैं t² इज इक्वल्स टू 4π² इंटू r² इंटू r अपॉन Gm, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप लिख सकते हो t² इज इक्वल्स टू 4π² इंटू r³ अपॉन Gm। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो t की, क्या आ जाएगी, ये 2π, अंडर रूट जब इधर जाएगा 2π, और क्या बच जाएगा r³
अपॉन जी एम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई थी ना अपने पास, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इनटू आर क्यूब, ये कैपलर्स का थर्ड लॉ है। कौन सा लॉ है? कैपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो यह यहाँ से प्रूफ हो गया। क्या बोलता है कैपलर्स का थर्ड लॉ? जो टी स्क्वायर होता है पर टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हो सकती, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, मैं पढ़ाऊंगा भी सही इसको अभी आगे। अब देखो, अगर मैं एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट की बात करूँ, सैटेलाइट क्या करती है? रिवॉल्व करती है ना आसपास। जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी अपन निकाल रहे थे, उसको मान लो ये सैटेलाइट ही है। क्या ये सैटेलाइट ही मान लो उसको भी। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। देखो, अगर सैटेलाइट घूम रही है, मान लो ये m मास का है, अर्थ मान लो, और ये बीच से डिस्टेंस इसका r है, यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है, ये जा रही है v नॉट से। v नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही है जिससे वो घूम रही होगी ऑर्बिट के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं u लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? माइनस जी, कैसे लिखता था? और इसकी ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m2 अपॉन r। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? यहाँ पर लिखूँगा जी m इंटू स्मॉल एम एस अपॉन आर, यही होगा। अच्छा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि चल रहा है ये, कितनी होगी? हाफ एम एस इंटू वी का वी नॉट का होल स्क्वायर, ये होगी। वी नॉट का स्क्वायर क्या होता है? हाफ इंटू एम एस। अभी एम एस को मैं एम ही लिखता हूँ सीधा, है ना। बड़े वाले को मैं कैपिटल एम बोल रहा हूँ, स्मॉल वाले को मैं सीधा एम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एम लिख दिया। हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर कितना होता है? वी नॉट कितना निकाला था आपने अभी? वी नॉट आया था जी एम अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर जी एम अपॉन आर, कितना आ जाएगा? जी एम अपॉन आर, स्क्वायर कर दिया उसका। अच्छा, तो देखो यहाँ से अब आप इस वैल्यू क्या है आपके पास? यू आपके पास आ गया माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई? वो आई जी एम कैपिटल एम अपॉन 2 आर, तो ये आई। तो मैं बोलूँगा आपको टोटल एनर्जी निकाल कर दो, तो कितनी निकालोगे आप? यू प्लस के ई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वैल्यू लिख लो, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन 2 आर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये? माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, यहाँ टू भी आएगा नीचे। ठीक है ना, माइनस क्या लिखा हुआ है? -1 प्लस हाफ ही तो लिखा हुआ है, बाकी सबको तो कॉमन है, तो ये माइनस हाफ यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस हाफ। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आई कितनी आई? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू जी कैपिटल एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? माइनस जी एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? वो आई थी जी एम अपॉन 2 आर। तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, जो आपका टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी इक्वल्स टू कितने की इक्वल होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। क्या बात समझ में आई? तो ये रिलेशन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी? पोटेंशियल एनर्जी हो गई एक सैटेलाइट की, मतलब टोटल एनर्जी हो गई सैटेलाइट की, किसी जो ऊपर आर रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्फ अपनी जो अर्थ का सेंटर है उससे आर डिस्टेंस ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब हम निकाल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होती है? जैसे मान लो मैंने कोई सरफेस, अर्थ का सरफेस है, यहाँ से खड़े होकर अपन ने कोई रॉकेट को भेजा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर इसको वी ई से भेजूंगा ना, मैं मान लो मेरे पास वी ई की वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की, अभी हमें पता नहीं हमें क्या होता है, बट मेरे को वैल्यू दे दी किसी ने कि यार इस स्पीड से रॉकेट को भेज दो यहाँ से। ठीक है, आपको ये बोला गया, आपने भेज दिया, तो आप नोटिस करोगे जब इस वेलोसिटी से आप फेंकोगे ना, इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे मतलब लॉन्च करोगे, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब ये वापस कभी नहीं आएगा। देखने में ऐसा लगता है कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी? इसको पीछे की तरफ खींचेगी। भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इसको हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। बट हम चाहते हैं कि इन्फिनिटी पर चले जाए, तो जब इन्फिनिटी पे चली जाएगी, है ना, मैं इतनी वेलोसिटी दे दूँ इस ऑब्जेक्ट को या इस रॉकेट को कि ये इन्फिनिटी पे जाके रुके, तो मैं क्या कहता हूँ कि वो एस्केप वेलोसिटी होगी। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सरफेस से वी ई से इसको फेंक रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ताकि इन्फिनिटी पे चली जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और इस पॉइंट पर, मतलब इस सरफेस पर और इस इन्फिनिटी पर क्या कर देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूँ। तो मैं बोलूँगा यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ
प्लस के एफ। तो जब एस यहाँ पर इन्फिनिटी भी चला गया तो ऑब्वियसली आपका जो ये है यू एफ पोटेंशियल एनर्जी वो तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वहाँ पर जाके गुम हो गया होगा, वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, एनर्जी पूरी खत्म हो गई, चलता थोड़ी जाएगा, तो एनर्जी भी उसकी खत्म हो गई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो हो गई। तो ये टोटल वैल्यू तो जीरो है। अच्छा, यू आई प्लस की आई, यू आई कितना होगा, इस पॉइंट पर निकालना है यू आई। तो ये रेडियस आर है, तो हम बोल सकते हैं जी कैपिटल एम, मान लो वो रेडियस, इसका जो मास है जिसको हम भेज रहे हैं वो स्मॉल एम है और अर्थ का रेडियस बड़ा एम है, तो जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, माइनस में आएगा क्योंकि यू आई अपन माइनस में लिखते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी से फेंका, कितनी से, वी ई स्क्वायर से फेंका था इसको, इस इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये एम से एम कट जाएगा, वी की वैल्यू आएगी आपके पास टू जी एम अपॉन आर का अंडर रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वी इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू जी एम अपॉन आर। जी एम अपॉन आर क्या होती है, ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, याद है क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या बात समझ में, इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करो आप, ये अंडर रूट ऑफ टू जी एम आर लिखा है ना, टू जी एम आर स्क्वायर कर दो यहाँ पर और यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूले में कुछ चेंज हुआ, नहीं। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है आपका जी, जी एट सरफेस, यही तो होता है। तो आप लिख सकते हो उसको टू जी आर। तो ये भी आपकी क्या है, एस्केप वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई। अब हम डिस्कस करते हैं कैपलर्स लॉ। क्या, कैपलर्स लॉ। इन्होंने 3 लॉज दिए थे अपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बड़े इजी से। पहला क्या बोलता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbits with sun situated at one of its focus। क्या बोला गया है, आपको पता ही है कि जैसे कोई भी, ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट होता है ना, कोई भी प्लैनेट, जैसे अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो ये हमेशा सन के जो चक्कर लगाती है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो इस टाइप से होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है ना उसके 2 फोकस होते हैं, आपको पता ही होगा, एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है ना, इसका जो फोकस होता है, जो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का जो फोकस होगा उसमें एक सन रखा होगा। तो अपन जानते हैं जो भी एक प्लैनेट होता है वो सर के चक्कर लगा रहा है। तो कैसे चक्कर लगा रहा है, पहली बात तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो सन कहाँ हो सकता है, सन या तो यहाँ हो सकता है या फिर सन यहाँ हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही, किसी एक जगह पे, दो नहीं हो सकते, मतलब 2 सन तो है ही नहीं ना वैसे भी। एक सन या तो सन यहाँ पर होगा या फिर सन यहाँ पर होगा। तो 2 केस पॉसिबल है, या तो सन इधर हो या फिर सन यहाँ हो। क्या बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं कि सन यहाँ पर प्रेजेंट है एक फोकस पर, है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इधर जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे इस पे पाथ पे घूम रहा है। तो ये जो सबसे क्लोजेस्ट होता है ना, आर मिनिमम, जो सन के बिल्कुल पास में, इसको हम बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं, पेरिजी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपकी यू होती है ना, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है ना। इस ऑब्जेक्ट की, जो भी एम मास का ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, सन के अराउंड, प्लैनेट जो भी है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी इस पॉइंट पर पेरिजी पर, और काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। बल्कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अपोजी। अपोजी मतलब इससे दूर, आर मैक्सिमम, ठीक है, इतना दूर है सन से, भाई सन से मैक्सिमम इतना दूर है ये, बाकी तो सब पास में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो आर मिनिमम ये, आर मैक्सिमम ये, इसको बोलते हैं अपोजी। यहाँ पर जो आपका यू होता है वो मैक्सिमम होता है और जब काइनेटिक एनर्जी होती है इस पॉइंट पर वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी भी मिनिमम होगी। क्या बात समझ में। तो इसका फर्स्ट लॉ ये है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, मैं बताऊंगा आपको, टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। क्या बात समझ में आ रही है। क्या बोल रहे हैं, जैसे इलेप्टिकल ऑर्बिट आपका ये वाला है ना, सन आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, ये सन है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो भी इसके प्लैनेट्स के रिवॉल्व कर रहा है। तो कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। मैं मान लेता हूँ t इक्वल्स टू
जब आपका 1 सेकंड हो जाता है, मतलब 0 से 1 सेकंड्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाता है। तो कितना एरिया कवर करा इसने, एक ये और एक ये, तो इतना एरिया इसने कवर कर लिया। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब 1 से लेकर 2 सेकेंड्स पर मैं मान लेता हूँ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो कितना एरिया स्वाइप कर लिया होगा इसने, ये वाला। केपलर ने कहा कि मान लो ये वाला एरिया A1 है और ये वाला एरिया A2 है, तो जो आपका A1 है वो किसके बराबर होगा, A2 के बराबर होगा। तो मतलब इक्वल टाइम के अंदर, क्योंकि 1 सेकंड 0 से 1 सेकंड भी 1 सेकंड होता है और 1 से 2 सेकंड्स भी 1 सेकंड ही होता है, तो इक्वल टाइम के अंदर जितना एरिया स्वाइप होता है ना वो इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये केपलर का सेकंड लॉ था। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। अगर मैं आपको लिखूं dA/dt, इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, कितनी तेजी से आपका एरिया चेंज हो रहा है। तो अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है भाई, dt के अंदर हमेशा dA ही होगा, है ना, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। तो एक तरीका इसको भी बोल सकते हैं, आपका जो सेकंड लॉ है वो ये भी कहता है कि जो dA/dt होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी वैल्यू भी निकाली गई। इसकी वैल्यू क्या आई भाई, कांस्टेंट होता है कितना होता है, dA/dt इक्वल्स टू आया आपके पास निकल के L/2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। भाई पहली बार ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मास ऑफ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो मास ऑफ प्लैनेट, वरना हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में कभी भी हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको छोड़ रहे हैं या जिसकी जो रिवॉल्व कर रहा है उसका कभी फॉर्मूला आता ही नहीं था, हमेशा किसका आता था, जिसके अराउंड कर रहा है। बट पहली बार इस वाले की फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ प्लैनेट आया जो कि रिवॉल्व कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, dA इस इक्वल्स टू आप लिख सकते हो L/2 मास ऑफ प्लैनेट इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A इस इक्वल्स टू L/2 mp इंटू टी। ये मैंने टी क्या लिया, टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एरिया, मतलब एक पूरा चक्कर। एक पूरा चक्कर मतलब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पूरा वापस आ जाएगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा, पूरा का पूरा एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, L/2 मास ऑफ पार्टिकल इंटू टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैपलस का थर्ड लॉ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कैपलस का थर्ड लॉ क्या कहता है, वही कहता है कि t² जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, r³ के। ये t क्या है, टाइम पीरियड है, और r क्या है, डिस्टेंस। बात समझ में आई? अच्छा, वहाँ पर तो हम सर्कुलर रेडियस की बात करते थे ना, बट एक्चुअली में कैपलर्स ने क्या बोला कि ये तो इलेप्टिकल में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं, इलेप्टिकल में। तो यहाँ पर मान लो ये सन है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना आपका a, ये वाला, यही क्या होता है, अपन r को a की इक्वल मान लेते हो। आपका जो t² है इस केस के अंदर वो क्या जाता है, a³ बन जाता है। जैसे यहाँ पर t² r³ था, यहाँ पर t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ आ जाता है। और वैसे ही जैसे हम फॉर्मूला उसमें डिराइव करते थे, t इक्वल्स टू क्या लिखते थे आपका 2 अंडर रूट में r³/gm। ये कब होता था, जब आपका सर्कुलर रेडियस होता था, सर्कुलर पाथ होता था। अभी अगर ये सर्कुलर पाथ नहीं है तो यहाँ पर a है, तो r की जगह a लिख दो, 2πa³/gm। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इन चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लो इस पर। एक क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड डेप्थ एंड हाइट एट विच ग्रेविटी इज 5% लेस देन g/s, मतलब ग्रेविटी ऑफ सरफेस से 5% लेस है। आपको ऐसी इतनी हाइट निकालनी है और ऐसी डेप्थ निकालनी है। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि जैसे ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ पर तो क्या होती है, gs होती है। आपको निकालनी है ऐसी हाइट h जहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कितनी हो, 5% कम हो, और ऐसी डेप्थ निकालनी है जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या हो, 5% लेस हो। भाई आपको पता है ये ग्रेविटी मैक्सिमम सरफेस पे होती है, तो हमेशा इस साइड या इस साइड हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो पहले हाइट की बात कर लेते हैं। अगर मैं हाइट का फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रेविटी एट पॉइंट P मान लेता हूँ उसको, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो ग्रेविटी एट पॉइंट P उसको लिख सकता हूँ मैं GS × 1 - 2h/r। ये लिख सकते हैं, ये लिखा था ना अप्रोक्सीमेशन से। तो GP कितना है, वो है 5% लेस। कितना, 5%। 5% का मतलब है G × 5/100, यही है। 5% का आप ऐसे ही बोल सकते हो ना भाई, 5% कम है, इसका मतलब 95% है कुल मिला के, यही तो है। तो मैं बोल सकता हूँ इस P पॉइंट पर 95% ऑफ GS है।
यही कह सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम केस है क्योंकि दोनों जगह आपको यही बोला गया है। 5% कम मतलब 95%, तो हम ये कह सकते हैं 95%, 95/100 इंटू जी एस इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1-2h/r। तो ये जी एस से जी एस कट गया, आपके पास वैल्यू होगी 0.95 इंटू आर इज इक्वल्स टू r-2h। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, r-2h, नीचे का r यहाँ चला गया, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, r को इधर लिया तो ये आ जाएगा 0.05 r इज इक्वल्स टू -2h। यहाँ पर भी माइनस लगेगा, 1 माइनस में इधर, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी r अपॉन इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू 2h। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, r की वैल्यू आपके पास आई 1/20 इज इक्वल्स टू 2h। आप निकाल सकते हो h की वैल्यू, जहाँ पर जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 5% कम होगी, वो कितनी होगी, r/40 इस पर होगी। क्या बात समझ में आ रही? r/40 पर। तो ये h की वैल्यू आ गई, मतलब इतना डिस्टेंस, कितना, r/40 पर 5% कम आपको मिलेगी ग्रेविटेशनल फील्ड। और ऐसे डी के लिए भी निकाल सकते हैं। डी के लिए कैसे निकालोगे? डी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, जी एट क्यू पे कितनी होती है फॉर्मूला, जी एस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, यही होता है। जी को कितना है, वही 95%, 95/100 इंटू जी एस इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1 माइनस डी आर। ये जी एस से जी एस कट गया, आपके पास वैल्यू हो गई 0.95 इज इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन आर, यहाँ गई 0.95 इंटू आर इज इक्वल्स टू आर माइनस डी। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई 0.05 इंटू आर इज इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास r/20। क्या बात समझ में आई? r/20। वैसे देखा जाए तो 6400 होता है ना किलोमीटर, अपॉन 20 करोगे कितना आ जाएगा, 320। मतलब 320 किलोमीटर पर आपको जो वैल्यू होगी आर की, वो 5% का फर्क आएगा। क्या बात समझ में आई? तो मतलब 320 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना सरफेस से, तो आपकी वैल्यू 5% से कम होगी ग्रेविटी सरफेस की। उसलिए हम मान लेते हैं कि जो आपका एरोप्लेन है वो 320 किलोमीटर ऊपर तो उड़ता नहीं है, वो तो कितना किलोमीटर ऊपर उड़ता है, सिर्फ 10 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम, इतने ऊपर उड़ता है। तो 320 किलोमीटर जाते हैं तब 5% कम होती है, तो 10 किलोमीटर तो क्या ही कम होती होगी। उसलिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि जो आपका एरोप्लेन भी, उस पर भी लगभग उस पॉइंट पर, जिस हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है उस पॉइंट पर भी आपकी ग्रेविटी है वो लगभग 10 ही होती है, जो कि सरफेस पे है। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो। क्या आपको बोला गया है, दो पार्टिकल हैं मास 1 kg के, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर आपको पहले से पता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है और इस डिस्टेंस को कर देना है 3, ठीक है। इन दोनों को और दूर लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा वर्क डन कितना होता है, डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख सकते हो यू एफ माइनस यू आई। तो फाइनल कंडीशन कौन सी है, फाइनल कंडीशन ऐसी है, ये आपका 1 kg के मास है और बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, अब 3 मीटर हो गई, क्योंकि मुझे 3 मीटर का सेपरेशन करना था, तो 1 से आपने 3 मीटर कर दिया। तो क्या लिखोगे, अगर ये लिखना हो मुझे, तो आपका यू आई कितना, यू एफ कितना आएगा, वो आएगा जी माइनस जी एम, एम कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन कितना 3, इतना ही आएगा। अच्छा, माइनस यू आई कितना है, माइनस ऑफ जी इंटू 1 एम इक्वल्स टू 1 दिया 1 अपॉन 1 का ये, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -g/3 प्लस जी, तो ये आ जाएगी बस वैल्यू 2g/3। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अगर इन दोनों को दूर लेके जाना है तो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास, टी ए, ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको गिवन है, ए ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड 64 आवर्स, बी ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा उसका टाइम पीरियड है 27 आवर्स। आपको निकालना है आर ए अपॉन आर बी, मतलब रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कैपलस के थर्ड लॉ से हम ये कह सकते हैं, जो आपका टी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो मैं बोल सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, बोल देता हूँ कॉन्स्टेंट को, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाने के लिए, इंटू आर क्यूब लिख देता हूँ। तो टी ए का स्क्वायर कितना होगा, सी ऑफ आर ए का क्यूब, ये हो जाएगा टी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू आर बी का क्यूब, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सी से सी कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर ए अपॉन आर बी की पावर क्यूब, यहाँ पर भेज दो। आर ए अपॉन आर बी कितना आ गया आपके पास,
कितना आ जाएगा टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन टी बी की पावर 2/3। यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, टी ए बाई टी बी कितना है, टी ए बाई टी बी है 64/27, कितना 64/27 की पावर 2/3। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 4 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 3। यहाँ से आप लिख सकते हैं उसको 4/3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कट गया, आपके पास वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू कितनी आई 16/9। क्या बात समझ में आई? तो ऐसा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना ही सही है बस ग्रेविटेशन में, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ रखा है आपने तो कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, सारे फॉर्मूलेस वैसे के वैसे हैं। तो काफ़ी छोटा सा पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।